व्हाट इज साइबर क्राइम्स। कि अभी हमें कुछ भी सेल करना है या कुछ भी बाय करना है, सब हम ऑनलाइन ही देखते हैं मोस्टली। ज़्यादा करके 80% लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। अब बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कोई ना कोई मिस्टेक होता है, विक्टिम करता है, उसके बाद ही ये स्कैम होते हैं। वो एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि आप 30 मिनट्स के अंदर आपने कंप्लेंट रेज कर दिया तो चांसेस है कि आपके पैसे बच सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम पासवर्ड याद नहीं रख सकते, कि हमने ईमेल का जो पासवर्ड रखे है वही फेसबुक का रखा है, वही इंस्टा का रखा है, वही मैंने एक्स का रखा है। कि आपका एक अकाउंट भी हैक हुआ तो सब हो जाएंगे। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस तो इसमें हर एक स्टेप में है कि गवर्नमेंट की बड़ी वेबसाइट वो हैक हो जाती है, सीएम का अकाउंट हैक हो जाता है, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैक हो जाते हैं, तो मैं कहाँ सिक्योर हूँ? वो एक आम आदमी के अंदर कैसे जगह है कि भाई यू आर सेफ? कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। मैं हूं शुभम सिंह, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। आज मैं हूं कुछ अनकही बातें पे विद भरत जैन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसकी एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी। सबसे पहले मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? बेसिकली जो भी मोबाइल यूज़ कर रहा है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे किसी का बैंक से कोई फ्रॉड हो जाए, बैंक से पैसे कट जाए, या मोबाइल हैक हो जाए, या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, वो कंसिडर होता है साइबर क्राइम में। कि जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड स्कैम हो रहे हैं, कुछ फ्रॉड हो रहा है, या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड कोई भी फ्रॉड हुआ है, उसको हम कंसिडर करते हैं साइबर क्राइम में। राइट। तो एज अ साइबर क्राइम एक्सपर्ट आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ में है? जैसे कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ जॉइंटली हम काम करते हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं। तो हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो इन्वेस्टिगेशन में है, जैसे फॉरेंसिक हो गया, या जो डेटा एनालाइजिंग होता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालाइजिंग हो गया, या किसी को ट्रैक करना है, सोशल मीडिया पे स्कैमस्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो जो टेक्निकली डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं उसको ट्रैक डाउन करना और उसको जो कल्प्रिट्स हैं उनकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना, ये हमारा टास्क होता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पुलिस स्टेशंस में या जनरली जो साइबर क्राइम्स होते हैं तो वहाँ पर आप जाते हैं? जी हाँ, पुलिस स्टेशन हो गए या कुछ ऑफिशियल जैसे जोन वाइज होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के जोन्स हो गए, वहाँ पे उन्हें जब भी लगता है कि कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के असिस्ट करना है, तो वो हमें अप्रोच करते हैं और हम उनके साथ फिर केसेस में जॉइंटली उनको हेल्प करते हैं या उनको गाइड करते हैं। इस तरीके से ये काम होता है। राइट। मतलब आप उनके साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर जो साइबर रिलेटेड जो हेल्प रहती है उसमें आप हेल्प करते हो। लास्ट काफ़ी ईयर्स में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो या फिर इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हो वो बहुत बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में उसके जो बेनिफिट्स हो रहे हैं पैरेलली साइबर क्राइम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे कौन से कॉमन क्राइम्स है जो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं? कॉमन क्राइम्स में अभी फ़िलहाल में जैसे ई कॉमर्स स्कैम्स जो हो गए हैं, कि जैसे सोशल मीडिया पे हम सब एक्टिव हैं, कोविड के बाद से काफ़ी डिजिटलाइज काफ़ी ग्रोथ हुआ है। जो बिजनेस पर्पस से एक्टिव है या जो इंडिविजुअल्स एक्टिव हैं, सोशल मीडिया हो गया या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हो गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। कि अभी हमें कुछ भी सेल करना है या कुछ भी बाय करना है, सब हम ऑनलाइन ही देखते हैं मोस्टली। बाद में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम फिज़िकली जाए, बट हम ऑनलाइन तो चेक करते ही हैं। और हाँ, जो ऑनलाइन स्कैम्स होता है सोशल मीडिया पे, फेस्टिव सीजन्स आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे या एड्स दिखते हैं कि जो आईफोन एक्सपेंसिव है वो आपको बहुत चीप रेट में मिल रहा है। तो लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं कि ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है और हम कम्युनिकेट करते हैं वो उस पर्सन से,
जिसने XYZ फेक, अब आजकल फॉलोअर्स बना के फेक फॉलोअर्स लेके अपने प्रोफाइल को ऐसा बना देते हैं कि एकदम ऑर्गेनिक लगता है चीज़ वो अकाउंट, और जो विक्टिम होता है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इस तरीके से ये कॉमन बेसिक टाइप्स के स्कैम्स होते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे हो गए। फाइनेंशियल फ्रॉड में बहुत मल्टीपल अलग अलग ये जो टाइप्स के आपने हैं। कहा वो ई कॉम से रिलेटेड स्कैम्स है, तो ई कॉम से रिलेटेड ही हम डिस्कशन करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखी है कि वो वेबसाइट भी सेम नाम की दूसरी वेबसाइट बना के पैसा लेते हैं। जी, अब जैसे फिशिंग सबको पता है ऑलमोस्ट कि फिशिंग क्या होती है, कि जैसे xyz.com है, amazon.com है, flipkart.com है, तो उसके डोमेन में कुछ चेंजेस होता है और जो एप्लीकेशंस होते हैं वो सिमिलर दिखेगा। जैसे आपको क्लोन, पूरी वेबसाइट क्लोन होती है, तो विक्टिम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये फेक वेबसाइट है या ओरिजिनल है, और वो उस तरीके से उस वेबसाइट के थ्रू, पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट कर देता है, और वो सोचता है कि ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, और ऐसा होता नहीं है। बाद में पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो गया। राइट, तो ऐसे केसेस में अगर विक्टिम को बचना है तो कैसे, कोई 2 या 3 पॉइंट जिसको ध्यान में रखे तो इससे बचा जा सकता है? सबसे पहले कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जैसे कि आपको कोई रैंडम लिंक्स आ रहे हैं ऑफर्स के, या आप किसी रैंडम अकाउंट्स को जिसमें एड्स रन हुए हैं, सोशल मीडिया पे हो गए या गूगल लिस्टिंग पे हम जाते हैं तो एड्स रन हुआ है, हम किसी वेबसाइट पे हमने विजिट किया तो साइड में जो बैनर्स होते हैं वहाँ को हम उसको देख के हम रिडायरेक्ट होते हैं क्लिक करने के बाद। तो हम जिस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं हम उसका डोमेन एक बार वेरीफाई करें कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट है या फिर एक कोई रैंडमली फेक अकाउंट है। क्योंकि जो कॉमनली फेमस ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, ये ऑलमोस्ट सबको पता है। तो .com डोमेन है, उसके कोई रैंडम डोमेन नहीं है कि .xyz और समथिंग लाइक दैट। तो आपको पहले डोमेन नेम पे वेरीफाई करना है, फोकस करना है। सेकंड, जो आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हो, पेमेंट गेटवे में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, वो कैश ऑन डिलीवरी भी देंगे, आप कार्ड यूज़ कर सकते हो, और जो आपको जैसे कि बेसिक सिर्फ एक सिंगल पेमेंट गेटवे नहीं होगा उस पर कि आपको सिर्फ QR कोड ऑप्शन दे दिया उन्होंने, आपको उस पर पेमेंट करना है। आपको प्रॉपर पेमेंट गेटवे मिलेगा जो रीडायरेक्ट होगा। नेट बैंकिंग है तो आपके बैंक के सर्वर पे वो रीडायरेक्ट होगा, आपको वो चेक करना है। थर्ड चीज़, आपको जो भी अकाउंट, जो भी वेबसाइट है उस पे देखना है कि वो प्राइस एक्चुअल मार्केट रेट से कितना चीप रेट में, क्योंकि मोस्टली विक्टिम इस चीज़ में फंसते हैं कि वो रेट जो है उस वेबसाइट पे बहुत सस्ता है। ज़्यादा करके 80% लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं। अच्छा, मतलब ई कॉम से रिलेटेड मैक्सिमम फ्रॉड जो आते हैं वो इस रिलेटेड आते हैं कि कुछ चीज़ें सस्ती लेने के चक्कर के अंदर वो, जी, जो बहुत अच्छी है बट वो बहुत सस्ती में मिल रही है, बट वही जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो एक्सपेंसिव है, तो इस चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। राइट। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कोई भी लिंक आया, वो लिंक के ऊपर सिर्फ क्लिक करते ही आपका अकाउंट हैक हो सकता है या फिर पेमेंट प्रोसेस करने के बाद ही हैक होता है? नहीं, पेमेंट प्रोसेस करने के बाद, लिंक ओपन करने के बाद आप रिडायरेक्ट होंगे। जैसे अभी कोई फेस्टिवल सीजन आता है तो रैंडमली बहुत सारे व्हाट्सएप आने लगते हैं, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है, तो लोग उस पर क्लिक करने का सर्फिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, हमें लेना है, कार्ट में ऐड करते हैं। फिर जब वो पेमेंट्स ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे उनको सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं दिखेगा, वहाँ आपको ऑनलाइन पेमेंट का ही मैंडेटरी बताएगा कि यू हैव टू पे ही। सो ये आपको नोटिस करना है। राइट। मतलब अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो स्पेशली और आपको स्ट्रांगली वो वेबसाइट को देखना है कि भाई ये सही है या नहीं है। राइट, ये तो हो गया ई कॉम का फ्रॉड। अब बहुत सारे फ्रॉड्स ऐसे हो रहे हैं कि लोगों के बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, बेचारे कमाए और पैसा सब खत्म, लोगों की पेंशन आ रही है, पैसा खत्म, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कोई ना कोई मिस्टेक होता है, विक्टिम करता है, उसके बाद ही ये स्कैम होते हैं। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है 2-3 जो विक्टिम करता है और जो नहीं करे तो इससे बचा जा सकता? देखिए, कोई भी कहीं पे भी आपको, जैसे विशिंग जो होता है कि आपको कॉल आ गया, वो रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा कि मैं XYZ बैंक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ, या पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ, या IT इनकम टैक्स की तरफ से हूँ,
सो उनके पास ऑलरेडी आपके बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपका ऑलरेडी उनके पास होता है। तो विक्टिम कॉन्फिडेंट में आ जाता है कि हाँ, ये पर्सन के पास मेरे इतने इन्फॉर्मेशन है कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है, ये सब इन्फॉर्मेशन। तो वो और डिटेल शेयर कर देता है ये सोच के कि ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो तो एक्चुअली सही है। दूसरा, बहुत बार स्कैम्स ऐसे होते हैं कि बहुत सारे विक्टिम, जैसे किसी को एयरटेल के नेटवर्क का इशू हुआ है, या कोई भी ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहा है, या कोई भी बैंकिंग सर्विस का यूज़ कर रहा है, तो जो ओपन फॉरम होते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे जाके ये कंप्लेंट रेस करते हैं, जो कि ओपन होता है। तो जो कल्प्रिट्स होते हैं वो वहाँ से इनको मॉनिटर करते हैं, और इन्होंने वहाँ पे अपना नंबर मेंशन किया है, अपने डिटेल्स मेंशन किए, वहाँ से वो उनको कॉल करते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से कॉल कर रहे हैं, आपका ये इशू है, आपने ये कंप्लेंट रेस किया था। जबकि उन्होंने एक्चुअल कंप्लेंट रेस किया है हेल्पलाइन में, बट उन्होंने ऑनलाइन फॉरम में भी किया है, उन्होंने उनके सोशल मीडिया हैंडल के कमेंट सेक्शन में भी किया है। तो क्या होता है, ट्वीट कर दिया है उन्होंने, तो यहाँ से वो गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन और ये विक्टिम को कॉल करते हैं। विक्टिम सोचता है कि हाँ, एक्चुअली मैंने तो कंप्लेंट रेस की थी, अब ये जैसा गाइड कर रहा है उस हिसाब से मैं फॉलो करूँगा। और होता ये है कि अभी बीच में हाल ही काफ़ी हो रहा था कि सपोर्ट करके एक एप्लीकेशन वो देते हैं, एयरटेल सपोर्ट या XYZ, जिस भी रीज़न से आपने कंप्लेंट दी है, और आपको वो APK फाइल होता है। विक्टिम को वो बोलता है कि हम एक फ़ाइल देंगे आपको, वो आप इंस्टॉल करिए, उसके बाद हम आपका जो भी इशू है, ग्लिच हो रहा है, वो हम फिक्स करके दे देंगे आपको। तो जैसे ही वो APK फाइल इंस्टॉल करता है विक्टिम, उसके बाद उस डिवाइस का रिमोट एक्सेस चले आता है। बेसिकली जो AnyDesk हो गया, टीम वीवर हो गया, रिमोट एक्सेस, तो ये वही काम करता है। पहले ये AnyDesk के थ्रू करते थे, अब AnyDesk लोगों को पता चल गया कि ये रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन है, तो वो ओपन नहीं करते। अब ये उसको मास्क करके कस्टमर सपोर्ट ऐसा नाम दे के इंस्टॉल करवाते हैं, और वो इंस्टॉल करने के बाद विक्टिम का पूरा डिवाइस एक्सेस चले आता है, और फिर वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको बोलते हैं कि आप ₹1 का पेमेंट करके देखिए। तो जो भी वो पिन इंसर्ट कर रहा है, जो भी उसकी एक्टिविटी है, वो सब देख लेता है, और फिर ये रिमोटली ऑपरेट करके वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक ये भी चीज़ है इसमें कि अगर किसी भी आदमी के मोबाइल में ऐसी कोई एप्लीकेशन है या नहीं है, वो कैसे पता करें? जी, अब एक तो अभी इनबिल्ट जितने भी डिवाइसेस है, iOS है या एंड्रॉयड है, उसमें ऑप्शंस होते हैं, एंटीवायरस इनबिल्ट ही होते हैं। बट जब ये इंस्टॉल करते हैं, जब उसे एक्सेस देते हैं, मैनुअली हम एक्सेस देते हैं, तब तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, वो डिटेक्ट नहीं करता। बट आप जब अपने डिवाइस के सेटिंग में जाएंगे, स्पेशली ये एंड्रॉयड डिवाइसेस में होता है ये जो हैकिंग वाला APK फाइल, क्योंकि APK फाइल एंड्रॉयड को ही सपोर्ट करता है, ठीक है, iOS में होने के इसके चांसेस है ही नहीं। तो आप जब डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर करके एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में, तो जब आप डिवाइस एडमिन या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ आपको कुछ ऐप्स दिखेंगे कि जिसको आपने रिमोट एक्सेस दिया है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर का, कि उस ऐप के थ्रू रिमोटली आपके डिवाइस को एक्सेस किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। तो आप जब जाओगे तो इनबिल्ट कुछ एंड्रॉयड में ऐप्स होते हैं, जैसे फाइंड माई डिवाइस, कि आपका डिवाइस घूम जाए तो आप गूगल के थ्रू उसको लोकेट कर सको, वो ऐप दिखेगा। कुछ सैमसंग के ऐप दिख सकते हैं जो उस कंपनी का ऐप है, बट कुछ ऐसे सस्पिशियस अगर आपको ऐप दिख रहा है वहाँ पे, तो आपको वहाँ से डीएक्टिवेट करना है, फिर आप ऐप्स में जाके उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर वहाँ उसको फुल परमिशन मिली है तो ऐप से आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, कि नॉर्मली हम ऐप्स में जाके अनइंस्टॉल कोशिश करेंगे तो वो सेटिंग में उसको परमिशन दिया हुआ है तो आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। उसको वहाँ से जाके डीएक्टिवेट करना होगा, तभी जाके तो वो एंड्रॉयड के सेटिंग ऑप्शन में ये हम अपने मोबाइल के सेटिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पे डिवाइस एडमिन या डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जाने के बाद वहाँ जो ऐप्स दिख रहे हैं उसमें वो ऐप्स शो होते रहेंगे, हैं। तो उसमें आपको चेक करना है कि कोई भी रैंडम अगर सस्पिशियस ऐप है जिसमें अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए, पहला ये। और कुछ ऐसे स्पाई वेब्स आते हैं जो कि मैन्युअली, जैसे कि किसी का फ़ोन किसी के हाथ में गया है और उसने मैन्युअली वो स्पाई ऐप डाल दिया, जो पेड एप्लीकेशन आते हैं मार्केट में, उसको डिटेक्ट करने के लिए कुछ जैसे मालवेयर बाइट्स हो गए एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से मालवेयर बाइट के फ्री वर्जन इंस्टॉल करके आपने अगर उसको स्कैन किया तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ इसमें कोई स्पाईवेयर रन हो रहा है, और फिर उसको आपको अनइंस्टॉल करना है, वो प्रोसेस उसमें बताएगा।
तो ये सिक्योरिटी वाइज अगर हम देखें तो एंड्रॉयड और iOS में डिफरेंस है. ऑफ कोर्स डिफरेंस तो है. सो iOS सिक्योरिटी वाइज बेटर है. बेटर है बट फुल हैक प्रूफ वो भी नहीं है. जैसे हाँ. iOS में मोस्टली iCloud को टारगेट करते हैं. जैसे कि iCloud पे कुछ ना कुछ डेटा तो रहता है, जैसे फ्री 5 GB मिलता है, बट कुछ जो लोग हैं बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हैं वो उसका पेड स्टोरेज बाय करते हैं, तो उनका वो क्लाउड स्टोरेज ही हैक कर लेते हैं, और वो हैक होने के बाद उनका जो क्लाउड स्टोरेज पे डेटा है उसका मिसयूज़ कर सकते हैं. उससे वो फिर आगे जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है वो कर सकते तो हैं. क्लाउड स्टोरेज का डेटा आपका हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी पता चलता है अपने को. वो भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि जब वो हैक होता है तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट हो जाएगा. पहली चीज़ तो ये है. अच्छा, ओके. जब वो क्रेडेंशियल चेंज करना ही पड़ता है उसमें. ऐसा नहीं है कि जो हमने क्रेडेंशियल रखा है उसी के थ्रू लॉगिन होगा. वो फिशिंग वाला सिस्टम करते हैं ये. जैसे हम फिशिंग iCloud.com है, वैसे वो फिशिंग करके उसका एक्सेस ले लेते हैं. ये तो ई कॉम के साइबर क्राइम्स हो गए, फिर दूसरे बैंक फ्रॉड के साइबर क्राइम हो गए. उसके अलावा ऐसे कौन से साइबर क्राइम हैं जो और बहुत ज़्यादा आते हैं. अभी इन्वेस्टमेंट स्कैम्स काफ़ी चल रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, जो बिटकॉइन, ये सब लोग अभी काफ़ी इस चीज़ में ट्राई कर रहे हैं, ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो अभी बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं, यूट्यूब पे अकाउंट्स हैं जो कि गाइडेंस देता है कि आप XYZ इस ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट करिए. तो अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों को रैंडमली कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, कुछ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, और कुछ ऐसे मोडस इस चीज़ में होते हैं कि आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, जॉब टास्क स्कैम जिसे कहते हैं, कि आपको कुछ यूट्यूब चैनल देंगे जिसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है. उसके बाद इनिशियली आपके अकाउंट्स में एक 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़ वो क्रेडिट करेंगे. वो होने के बाद वो आपको बोलेंगे कि आपको इफ़ और अर्न करना है पैसा, तो आप, हमारे पास एक स्कीम है जिसमें आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं. तो वो ग्रुप में ऐड करते हैं विक्टिम को. ग्रुप में ऐड करने के बाद वो विक्टिम को विक्टिम मॉनिटर करता रहता है कि ये ग्रुप में तो किसी बड़े इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ट्रेडिंग कंपनी का नाम लेते हैं, वो आदित्य बिरला इन्वेस्टमेंट, XYZ नाम से इम्पर्सनेट करते हैं. प्रॉपर उनका आइडेंटिटी वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे ऑफिस एड्रेस, DP पे वही प्रोफाइल, जैसे जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होता है या टेलीग्राम अकाउंट होता है, उसमें सब इन्फॉर्मेशन में वो उनकी डिटेल्स डालते हैं. और वो डे टू डे वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं कि आज इस पर्सन को इतना अमाउंट मिला. तो जो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, जैसे एक ग्रुप है जिसमें 50 लोग हैं, तो उस 50 में से 25-30 लोग उनके ही होते हैं जो कि स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, आज मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, और वो इनके पास लॉगिन देता है. जैसे कि जो विक्टिम को इन्होंने ऐड किया उसको एक डेमो लॉगिन दिया जाता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट इसमें ऐड करके आप मॉनिटर कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट. तो जो जैसे 5000 रुपीज़ उसने दे के लॉगिन ले लिया, वो लेने के बाद उसको उसमें टॉपअप बैलेंस में शो होगा कि हाँ इतना बैलेंस है, प्लस वो बेनिफिट अपडेट होता रहेगा उसका. ओके, बट वो विड्रॉ नहीं पर कर वो पाएगा. विड्रॉ नहीं कर सकता. उसे वो बोलते हैं कि इसका एक टाइमलाइन होता है, आप इमीडिएटली उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. फिर एक सडनली ऑफर देते हैं कि इस टाइम पे अभी एक हाई रिटर्न्स का ऑफर है, अगर आप इसमें 25,000 35,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 85,000 रिटर्न मिलेगा विद इन 2-3 डेज. अब विक्टिम यहाँ ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो देख रहा है लोगों को तो अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, हम भी ट्राई करते हैं, और इस तरीके से उसने पैसे डाल दिए. फिर ये उसको और ट्रैप करेंगे. बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपया ऐसे स्कैम में डाला है, बहुत सारे लोगों ने, और उनके साथ ऐसे स्कैम. इसमें किस टाइप के लोग ज्यादा होते हैं जो ट्रैप में आते हैं. इसमें मोस्टली देखिए जो रिटायर्ड है, जो घर बैठे हैं, जिनको कुछ इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स लाना है. कुछ ऐसे भी विक्टिम्स मैंने पर्सनली देखा है कि एक लेडी थी जिसको इमरजेंसी था, उसकी मदर हॉस्पिटल में है और उसको पैसे की ज़रूरत है. उसने 30,000 रुपीज़ डाल दिया, उसको बताया था कि हाँ आपको 60,000 65,000 रिटर्न्स मिलेंगे. ऐसे लोग जिनको कि क्विकली पैसे चाहिए, कुछ इमरजेंसी है, इस तरीके के लोग जल्दी इस चीज़ में फंस जाते हैं. तो आपके पास इतने सारे जो केसेस आते हैं, कितने % केसेस है जो सॉल्व होते हैं एक्चुअली. देखिए अभी एक टाइम था जब ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड होता था, तो इसमें ये होता था कि विक्टिम
अप्रोच जहाँ करता है, जैसे सबसे पहले बैंक में जाएगा वो अमाउंट रुकवाने के लिए, फिर वो होल्ड होगा। ये जो प्रोसेस था बहुत लेंथी था। अब गवर्नमेंट ने जब से 1930 हेल्पलाइन लॉन्च किया है, उसकी वजह से काफ़ी इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स वो अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। जहाँ पे भी ये पैसे रोटेट हुए हैं, जहाँ भी सर्कुलेट हुए हैं ये पैसे, उसको वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद जो अमाउंट होल्ड होता है, जैसे कि जिस कल्प्रिट के अकाउंट में पैसे गए, वो लेयर टू लेयर आगे और 5 अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग जो जिस तरीके से काम करती है उस तरीके से वो आगे सर्कुलेट करते हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जितने अमाउंट, जैसे जिस विक्टिम ने अपने ट्रांजैक्शन आईडी दिया 1930 पे, जैसे ही कॉल करके उसने इनिशिएट किया कंप्लेंट कि ये ट्रांजैक्शन आईडी है, ये मोडेस का मेरा स्कैम हुआ है, तो उस ट्रांजैक्शन आईडी से जो पैसे गए हैं और वो जितने अकाउंट तक गए हैं उस सबको फ्रीज कर दिया जाता है। राइट मतलब अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। किसी भी आदमी के साथ अगर साइबर क्राइम हो जाता है तो इमीडिएटली उसको 1930 पे कॉल करना चाहिए, राइट? इमीडिएटली 1930 पे फ़ोन करना है, और वो एक गोल्डन पीरियड बोलते हैं कि आप 30 मिनट्स के अंदर इसको अप्रोच कर रहे हो और आपने कंप्लेंट रेज कर दिया तो चांसेस है कि आपके पैसे बच सकते हैं। राइट। तो अभी आपके पास जो भी केसेस आते हैं उसमें कितने % केसेस ऐसे हैं कि जो लोग कंप्लेंट कर लेते हैं और जिनका पैसा बच जाता है? देखिए, इसमें ये होता है कि जो अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो रेशियो है, जो छोटे अमाउंट्स है 20,000 30,000 40,000, उनके रिटर्न्स आना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। बट जो अमाउंट हाइयर है, 1 लाख अबो है, 2 लाख है, 5 लाख है, 6-7 लाख है, उनके अमाउंट में जैसे किसी का 7 लाख का स्कैम हुआ तो उसके 4 लाख 3 लाख तो बच जाते हैं। चांसेस मतलब जो इमीडिएटली विड्रॉल हो गया वहाँ से उसको छोड़ के बाकी का बच जाता है। और ये चीज़ होता है कि वो सिमिलर अकाउंट पे एक विक्टिम जैसे उसके साथ स्कैम हुआ, वैसे 10 लोगों के साथ और हो रहा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट अप्रोच वाला यहाँ सिस्टम है। जैसे कि जब जिस विक्टिम के साथ स्कैम हुआ उसने उसको फ्रीज करवाया, तुरंत उसको होल्ड का मैसेज आ गया कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है SMS के थ्रू 1930 पे कंप्लेन करने के बाद, जिसके थ्रू आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाके बता सकते हो कि हमने कंप्लेन रेज की है। वो अपने सिस्टम पे डाल के देखेंगे, सब डिटेल्स मिल जाएगा उनको। अब ये जो आया होगा आपके केस का, वो एक ऑर्डर देगा और कोर्ट को एक लेटर जाता है। फिर कोर्ट एक लेटर देती है कंसर्न बैंक को, जो कल्प्रिट का जो अकाउंट जहाँ पे फ्रीज हुआ है वो फिर पेमेंट रिलीज करता है विक्टिम का। अब इसमें बहुत बार ये इशू होता है कि उस सिमिलर अकाउंट के ऊपर और 10 लोगों ने क्लेम किया है और उसमें बैलेंस बचेगा ही नहीं, पर जिसने फर्स्ट अप्रोच कर दिया है उसी को वो मिलेगा, बाकी को नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर ओवरऑल मिला के 40 लाख का फ्रॉड हो गया है और बैंक अकाउंट में अभी 30 लाख ही है, तो जिसने भी क्लेम किया 30 लाख तक का क्लेम सेटल हो जाएगा। लास्ट वाले जो है लास्ट में कंप्लेन किया उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि ये OTP के जरिए मोस्टली या लिंक के जरिए होता है। कोई ऐसा फ्रॉड होता है जिसमें बंदा ना OTP शेयर करता है ना लिंक क्लिक करता है बट फिर भी उसका अकाउंट खाली हो गया? OTP के बिना और कोई भी क्रेडेंशियल आपके दिए बिना आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट ऐसे हैक नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, कहाँ से आपका डेटा लीक हुआ है तभी जाके, जैसे किसी ने APK फाइल इंस्टॉल किया है, किसी का फ़ोन हैक हुआ है, या किसी का कोई उसने क्लाउड पे स्टोरेज पे अपने डेटा रखा है बैंकिंग के, तो कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही वो हैक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का कोई इन्फॉर्मेशन उसने रिवील नहीं किया और सडनली उसके अकाउंट से पैसे चले गए, ऐसा होता नहीं। और अगर ऐसा किसी के साथ होता भी है तो RBI का जो गाइडलाइंस है उसके द्वारा कि अगर बैंक की मिस्टेक की वजह से आपने किसी को OTP नहीं दिया है, क्रेडिट कार्ड में मोस्टली ये स्कैम होते हैं कुछ ऐसे जहाँ पे कि विक्टिम ने कहीं OTP दिया ही नहीं है और बट OTP जनरेट हुआ है उसके पास पर उसने शेयर नहीं किया, फिर भी वो पेमेंट रिलीज हो गया, तो ऐसे केसेस में RBI के ग्रीवियंस सपोर्ट जो ऑनलाइन उनका पोर्टल है वहाँ आप कंप्लेंट रेज करोगे तो आपको बैंक से वो कोऑर्डिनेट करते हैं और आपका पेमेंट रिलीज होने के चांसेस होते हैं, वो आपके ऊपर नहीं आएगा। हाँ, मतलब अगर आप कोई मिस्टेक करते हो जैसे OTP शेयर करना, लिंक या कोई भी ऐप इंस्टॉल करना, देन यू आर द रिस्पॉन्सिबल। बट अगर बैंक की वजह से या किसी और मिस्टेक की वजह से अगर आपके अकाउंट से फ्रॉड हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट
जो जिसकी वजह से भी रिस्पॉन्सिबल है उसको आपको पैसा रीपे करने के लिए कंसीडर करती हैं। अभी जैसे आपने बोला है कि ये जो रीपे वाला सिस्टम रहता है, इसके लिए आपने कहाँ पर कंप्लेन करने के लिए कहा है? ये आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.gov.in, उस पे ग्रीवियंस सपोर्ट करके एक ऑप्शन है जहाँ पे आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो और वहाँ से आपको रिटर्न मिल सकता है। सेम यूपीआई के लिए है, जैसे एनपीसीआई जो है नॉन पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आप रेस कर सकते हो, उनके भी ग्रीवियंस है। जैसे कोई गूगल करेगा तो वो विक्टिम इजीली उस पर अप्रोच कर सकता है, या जो भी आपके व्यूवर्स है वो उस लिंक के थ्रू जाके वो कंप्लेंट रेस कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। आज की डेट में हर छोटा आदमी, चाहे सब्जी वाला हो या चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, वो सब लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। यूपीआई के अंदर फ्रॉड के चांसेस कितने हैं? काफ़ी यूपीआई जितने नए नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है डिजिटल पेमेंट के लिए या कोई भी इनिशिएटिव, उसमें साइबर फ्रॉडस्टर कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं। जैसे रिक्वेस्ट मनी स्कैम, अब हाल ही में काफ़ी लोगों को ऐसे स्कैम होते थे कि उनको कॉल आता था कि आपके फादर ने मुझे बोला है कुछ पैसे भेजने के लिए आपके अकाउंट पे, उनका अकाउंट वर्क नहीं कर रहा, सो हम भेज देते हैं। तो जो विक्टिम होता है बोलता है ठीक है भेज दो, मेरा यही नंबर है या मेरा यही यूपीआई है, उस पर पैसे तो आ गए। पैसे तो नहीं आते बट वो मैसेज आता है, जो हमारा चैट ऑप्शन होता है उस पर एक फॉर्मेट में मैसेज आता है कि सो एंड सो अमाउंट हैज़ बीन रिसीव्ड, जो फॉर्मेट प्रॉपर हमें गूगल पे रिसीव होने के बाद आता है। तो कुछ विक्टिम मतलब अकाउंट में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होता है, जस्ट मैसेज आया और आपको लगा कि सब कुछ, जस्ट आपको मैसेज आएगा, जस्ट आपको एसएमएस भी आएगा। कुछ फ्रॉडस्टर एसएमएस भी भेजते हैं और जो हमारा चैट बॉक्स है जीपे का उस पर मैसेज भेजते हैं, तो आप नोटिफिकेशन देखोगे। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि ठीक है, फिर उसको वापस कॉल आएगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे चले गए, 20,000 भेजना था 25 चले गए, तो आप वो 5,000 भेज दो। अब जो बिजी होता है वो ध्यान नहीं देता, और ऐसे बहुत सारे विक्टिम देखे मैंने जिन्होंने एक्चुअली पे बैक किया उनको। ऐसे स्कैम्स है यूपीआई में। रिक्वेस्ट मनी स्कैम्स है कि अगर मुझे आपका यूपीआई पता है या आपका नंबर पता है तो मैं पैसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आपका मैंने रिक्वेस्ट किया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि अब मैंने शुभम सिंह ने 5,000 रुपीज़ रिक्वेस्ट किया है आप केस पे। तो आप जब ओपन करोगे, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो पैसे रिसीव होगा हमें, पर वो पैसे डिडक्ट हो जाता है आपका अकाउंट से। हमने ओके करने का जैसे पिन एंटर किया तो वो पैसे कट जाएंगे। मोस्टली ये स्कैम होता है OLX, जो OLX पे कुछ सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो ये बहुत ही फेमस स्कैम है जिसमें कि वो अपनी आइडेंटिटी आर्मी मैन की बताता है और फिर वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा। OLX पे बात करने के बाद व्हाट्सएप पे नंबर शेयर करेगा, वो बताएगा कि हाँ मुझे ये जो आपने प्रोडक्ट डाला है वो लेना है, मैं उसका पेमेंट भी एडवांस कर देता हूँ, ठीक है। तो अपनी आइडेंटिटी पूरी बताएगा कि मैं आर्मी का हूँ, ऐसा ऐसा। तो विक्टिम बोलता है कि आप जब आओगे तभी आप पेमेंट कर देना। वो बोलेगा नहीं मैं पेमेंट कर देता हूँ और कोई ये नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट करता है, नोटिफिकेशन आता है। और बहुत सारे विक्टिम ऐसे इसमें भी फंस गए कि उनको लगता है कि ये पैसे तो हमारे अकाउंट में आएंगे, पर ये पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। इवन फॉर क्यूआर पे भी सेट अमाउंट कर सकते हैं कि एक क्यूआर अमाउंट सेट करके कि हाँ इस पे मैंने 10,000 रुपीज़ सेट कर दिया। जैसे आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो पे का ऑप्शन आता है ना कि रिसीव का, और फिर कुछ पिन डाल दिया, ओके किया, वैसे ही डिडक्ट हो गया। क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे दिमाग में अभी तो है कि नहीं ये कैसे कोई कर सकता है, पर वो टाइम पे जो विक्टिम उस सिचुएशन में होता है, उस पोजीशन में होता है कि वो ध्यान नहीं देता। उसके दिमाग में ये छपा है कि ये तो आर्मी वाला है यार, ये तो बहुत जेन्युइन बंदा है। उसके दिमाग में कहीं साइबर फ्रॉड होने के चांस, मतलब परसेप्शन पहले स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद ये फ्रॉड होता है। राइट। तो आपने बहुत सारे ये साइबर फाइनेंशियली फ्रॉड्स के बारे में बताया, प्लस फाइनेंशियली फ्रॉड्स क्यों होते हैं वो भी बताए, या थोड़ा सा अवेयर कैसे रहे में भी वो भी बताए। बट ऐसे रास्ते क्या है कि गवर्नमेंट के लिए समझो कि जिससे साइबर फ्रॉड्स एक्चुअली कम किए जा सके? कम करने के लिए देखिए, अब ये जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, ये जितने भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये दूसरे स्टेट के विक्टिम्स को टारगेट करते हैं। इससे कि ये गैप होता है कि अगर मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई की विक्टिम को टारगेट कर रहा, तो कहीं ना कहीं बहुत ईजिली पुलिस इनिशिएटिव लेगी तो कहीं ना कहीं पकड़े जाऊँगा। अब 1 लाख का स्कैम हुआ है किसी के साथ, तो वो 1 लाख के लिए
एक तो इमीडिएटली ये लोग छोटे छोटे अमाउंट में स्कैम करते हैं, ना कि कोई बड़े अमाउंट में। किसी के हाथ 50,000 का, किसी के हाथ 40,000, किसी के हाथ 20,000 का। तो वो 20,000 का ऑनलाइन उसने कंप्लेंट रेज कर दिया, बाद में एफआईआर कब होगा, क्या होगा, क्योंकि सब केसेस के एफआईआर तो होने से रहे, तो फिर वो एक प्रॉब्लम। दूसरी चीज, यहाँ मुंबई का ऑफिसर जाएगा आसाम, दिल्ली, ये जो प्रोसेस है, वो जो इन्फॉर्मेशन मंगाएगा कि ये किस अकाउंट पे गए, पहले तो जो भी स्कैम हुआ है, जिस भी मोड से हुआ है, फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, तो उसके आईपी लॉग्स मंगा लिए या कॉल लॉग्स मंगा लिए, बैंक ट्रांजेक्शन्स मंगा लिए, किसके डॉक्यूमेंट्स पे था, क्या एड्रेस था, सब वेरीफाई करने के बाद एक कंसिडर हुआ कि इस लोकेशन से स्कैम हो रहा है। तो यहाँ से फिजिकली टीम बना के वहाँ जाना, तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में ही 2-3 महीने चले जाते हैं। सो ये प्रोसेस इजी कैसे हो सकता है? ये प्रोसेस इजी होने के चांस ये है कि आप एक सेंट्रलाइज टीम बनाइए हर एक स्टेट में। अगर महाराष्ट्र के स्कैम हो रहा है तो महाराष्ट्र या दूसरे स्टेट में डेडिकेटेड कुछ ऐसी टीम रहे जो फील्ड पे रहे, बस उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो कि हमें पता चला है कि सो एंड सो एरिया में सो एंड सो यहाँ से स्कैम हो रहा है। बट उसमें भी एक लूपहोल ये होता है कि करप्शन। अगर आप किसी को परमानेंट डेडिकेटेड बैठा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं, देखिए स्कैम्स तो बहुत तरीके के होते हैं, और फिर वो एक लूपहोल्स है। मतलब वो स्कैम्स का कीड़ा खत्म करने के लिए करप्शन का नया कीड़ा पैदा हो जाएगा वापस। वो एक चीज़ है। बट एक चीज़ कहीं ना कहीं है कि हम बातें करते हैं कि भाई साइबर क्राइम या ये सब हो रहे हैं और ये रोक नहीं पा रहे। गवर्नमेंट अगर दिल पे ले तो मुझे लगता है कि ये रुक सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट्स लिंक रहते हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर्स लिंक रहते हैं। एक गवर्नमेंट ऐसी जो एक कोरोना के मरीज को भी घर के अंदर से निकाल लेती है, तो वो साइबर फ्रॉड को क्यों नहीं निकालती है? निकाल सकती है, बट जो भी अभी साइबर फ्रॉडस्टर है, पहले था एक ज़माना कि जब वो नंबर्स यूज़ करते थे कि अपने किसी कनेक्टेड लोगों का सिम यूज़ हुआ है जो फ्रॉड कर रहे हैं, या वो किसी और स्टेट में क्यों ना हो, वो जो नंबर यूज़, अब यूज़ करते हैं वर्चुअल नंबर बहुत ईजिली, इंटरनेशनल नंबर्स। अभी जितने भी स्कैम्स हो रहे हैं आप देखोगे व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है तो वो कोई इंटरनेशनल नंबर्स है। अभी टेक्निकली इतना इजी हो गया है कि आप मुंबई में बैठ के यूएसए का व्हाट्सएप नंबर चला सकते हो या पाकिस्तान का नंबर चला सकते हो। तो ये जो टेक्निकली लूप होल्स हैं, इजी वे बन गया है, एप्लीकेशंस आ गए हैं, उसका यूज़ करके साइबर फ्रॉडस्टर बहुत स्कैम्स कर रहे हैं। वीओआईपी कॉलिंग, जैसे कि नॉर्मल कॉलिंग्स जो होती थी पहले, अब वो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ही मोस्टली स्कैम्स कर रहे हैं, क्योंकि उसको ट्रेस करना उतना इजी नहीं है। जैसे नॉर्मल कॉल्स जो होते हैं, ये कहाँ से जनरेट हुए हैं, ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसने किससे बात की थी, कब की थी, कौन से लोकेशन से की थी, ये आइडेंटिफाई हो सकता है। पर व्हाट्सएप पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ आईपी लॉग्स मिलता है। जैसे कॉल लॉग्स होते हैं वैसे आईपी जनरेट होता है कि ये किस आईपी एड्रेस से कनेक्ट होके यूज़ किया है। मतलब फ्रॉडस्टर अब क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं पर अपना मेन नंबर बंद रखा है उन्होंने। अब व्हाट्सएप पे किसी हॉटस्पॉट पे एक्टिव हैं, किसी होटल के राउटर पे एक्टिव हैं, किसी पब्लिक प्लेस के नेटवर्क पे एक्टिव है, जिसको आप कैच नहीं कर पाओगे, जिसको आप बहुत इजीली कैच नहीं कर पाओगे, और जब तक करोगे वो वहाँ से मूव हो गया होगा। ये एक इन्होंने कर दिया है। दूसरा, ये मूल अकाउंट्स लाइक कि ये क्या कर रहे हैं, लोगों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स दो, आपको एक्सवाइजेड कमीशन बेसिस पे चीज़ें, आपको उसका रेशियो मिलेगा। पर ये नहीं बताते कि ये फ्रॉड्स का है, वो बताएंगे कुछ ट्रेडिंग रिलेटेड है, और ऐसे करके कि आपको वो सो एंड सो अमाउंट रिसीव होगा, वो अमाउंट आप हमारे इस पे फॉरवर्ड करो, उसमें से इतना रेशियो लेके। और फिर ये क्या होता है कि बाद में जो अकाउंट फ्रीज होता है, तो जिसने अकाउंट अपना दिया था उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। बाकी साइबर फ्रॉडस्टर को पता है कि अकाउंट बाद में जाके तो फ्रीज होना ही है, तो ये अवेयर नहीं होता, और इसके जो अपने अर्न की और मनी रहते हैं वो भी ब्लॉक हो जाता है। बाद में पुलिस इसको भी पूछेगी कि तुमने दिया ही क्यों, ये तो फ्रॉडलेंट चीज़ों में आपके अकाउंट यूज़ हुए हैं, तो अभी आप भी एक तरीके से क्रिमिनल हो गए हो, कंसीडर हो जाते हैं अगर आपने अपना तो अकाउंट इसमें दिया मतलब है। ये हो गया है कि एक सबसे बड़ा लूपहोल ये भी आ गया है कि जो एक्चुअल क्राइम है, जो एक्चुअल क्राइम करता है उसको तो सजा होती ही नहीं है, लेकिन जो नहीं करता है उसको सजा हो जाती है, वो इजीली हाथ आ जाता है, तो फिर उसका इन्वॉल्वमेंट होता है।
अब वो डिपेंड करता है बहुत सारे केसेस में। अगर वो अपने आप को प्रूव कर पा रहा है कि उसका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके पास एक्चुअल एविडेंस है कि वो सच में ट्रैप हुआ है, तब वो कहीं चांस है उसके बचने के। बट अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता कहीं है, ना कहीं वो लालच के चक्कर में वो फंसी गया है टेक्निकली, राइट फ्रॉड के राइट पैसे उसके अकाउंट में आए ही है, राइट। तो एक तरीके से वो भी एक एक्यूज में कंसिडर हो जाता है। बाकी जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स कहीं ना कहीं मिस्टेक से छोड़ ही देते हैं, तो वो पुलिस का और साइबर सेल का टास्क है उनको कैसे पकड़ना है। राइट, तो ये साइबर क्राइम के लिए जनरली सजा क्या होती है? डिपेंड करता है कि बहुत सारे नॉन बेलेबल इसमें है आईटी एक्ट में, बट वो भी है कि किस तरीके से स्कैम हुआ है, क्या मेंटालिटी थी, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने एविडेंस, सब कुछ एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है तो इसमें। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि साइबर क्राइम की सज़ा शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, उसके लिए ऐसे क्राइम्स बढ़ते हैं। नहीं, सजा तो इसकी एक्चुअली है, अब जो नॉर्मल क्राइम है उससे तो ज़्यादा ही है साइबर क्राइम में सजा, बट एक्चुअली ये जल्दी हाथ ही नहीं आते। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये जितने भी अकाउंट्स या जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, ये सब किसी ना किसी थर्ड पर्सन का होता है, इनका कुछ होता ही नहीं है, इस वजह से ये राइट। अभी ये तो हमारी बात हुई कि जो गवर्नमेंट्स के ऐप हो, बैंक अकाउंट्स हो, कॉर्पोरेट के ऊपर आते हैं। कॉर्पोरेट के बहुत सारे अकाउंट्स हैक होते हैं, उसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि वो लोग तो बहुत सिक्योरिटी के साथ में काम करते हैं। रिसेंट एक मार्क्स एंड स्पेंसर का केस है, अगर आपने देखा रहेगा तो उनका ऑनलाइन स्कैनिंग से लेके सब कुछ बंद हो गया था, और कंपनी ने कम से कम अप्रोक्सीमेटली 7-8 करोड़ का उसका नुकसान भी हुआ उसकी वजह से। सो इस टाइप के जो केसेस रहते हैं कोई भी कॉर्पोरेट के, तो उसके रीजंस क्या रहते हैं सर? देखिए, कॉर्पोरेट्स में मोस्टली स्कैम्स होते हैं, जैसे रैंसमवेयर हो गया। बहुत सारे ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ साइबर क्रिमिनल्स टारगेट करते हैं। उसमें इंडिविजुअल्स नहीं होते ज़्यादा करके, कि एक ग्रुप होती है साइबर क्रिमिनल्स की जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करती है और उनकी बिजनेस डाउन करने के लिए। और उसमें ये होता है कि उनको किसी इम्पर्सनेट करके उनके ही किसी क्लाइंट के नाम से मेल आया है, और वो मेल आने के बाद उन्होंने कोई अटैचमेंट है, कोई लिंक है, वो उन्होंने ओपन किया। तो रैंसमवेयर एक वायरस की तरह होता है कि जो उस सर्वर से जितने भी डेटाबेस कनेक्ट है, जैसे एक उनका ऑफिस है, वो उसके सर्वर जितने भी डिवाइसेस उस चीज़ से कनेक्टेड है, वो सब डेटाबेस को वो एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करने के बाद अगर आपके पास उसके लेटेस्ट अप टू डेट बैकअप्स नहीं हैं, तो वो डेटा आपके गए क्योंकि उसके डिक्रिप्ट की के लिए आपको रैंसम देना पड़ेगा। जैसे ही आप वो फाइल ओपन करोगे तो जितने आपके डॉक्यूमेंट्स, जितने आपके फाइल्स हैं, वो एनक्रिप्ट हो जाएंगे, एक अलग नेम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके डेस्कटॉप पे ही एक नोटपैड आएगा जिसमें कि आपको क्रिप्टो करेंसी या BTC, आपका बिटकॉइन का एक एड्रेस दिया गया रहेगा कि $100 आप इस पे पे करो, उसके बाद आपको हम डिक्रिप्ट की देंगे। डिक्रिप्ट की मिलने के बाद ही वो वापस कर पाएगा, वो डेटा जो एनक्रिप्ट हुआ है वो डिक्रिप्ट होगा। डिक्रिप्ट होगा, मतलब अब उसके वो भी लिए होगा नहीं होगा वो गारंटी सब नहीं, चांसेस अलग बट है। ये लोग पैसा मांगते हैं ऐसे जनरली। ये रैंसमवेयर है, ये उस वायरस का नाम ही है रैंसमवेयर, और ये मोस्टली कॉर्पोरेट्स के लिए टारगेट होता है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। और इंडिविजुअली तो बहुत सारे स्कैम्स ऐसे भी देखे मैंने कॉर्पोरेट्स में, जिनके डील होते हैं बाहर चाइना में, जिनका कुछ माल है वो जा रहा है आउट ऑफ इंडिया से। तो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, जैसे मोस्टली कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो उन्होंने एक बार अपने सिस्टम पे मेल लॉगिन कर दिया, जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय है, तो वो अप टू डेट करने का इनिशिएटिव एम्प्लॉय लेते नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर का हो गया, क्लोथिंग इंडस्ट्री हो गई या कोई भी इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें ये होता है कि आपने एक ईमेल बना दिया, उस ईमेल को लॉगिन कर दिया, तो उसी पे बस जो काम है वो काम होता रहेगा, बट उसकी जो सिक्योरिटी है, उसको कैसे अपडेट करना है, उसको क्या करना है, वो कोई इनिशिएटिव लेता नहीं है। और कॉर्पोरेट्स में ये होता है कि मेल जो क्लाइंट्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं रिवील हुआ है, तो उसी क्लाइंट के नाम पे लोग, सामने वाले कंपनी को मेल गया है कि आप इस अकाउंट पे आप पेमेंट करते हो, अभी कुछ इशू हुआ है तो आप दूसरे अकाउंट पे पेमेंट करो। तो जो भी उसका
पर्सन है, बैंकिंग वाला पर्सन है जो देखता है, वो सोचता है कि ठीक है ईमेल आईडी तो सिमिलर लग रही है, तो उसने नोटिस की नहीं है, बहुत बहुत माइनर सा चेंज होता है और उसने उस अकाउंट में कर दिया, बट ये होता है करोड़ों का नुकसान। करोड़ों का नुकसान। तो लेकिन तो किसी भी कॉरपोरेट वाले को अगर इन चीज़ों से बचना है तो उनको स्पेशली किस चीज़ की टेक केयर करनी चाहिए? देखिए स्पेशली उनको जो इनका ईमेल कम्युनिकेशन पे चीज़ें चलती हैं, उनकी जो सिस्टम है वो अप टू डेट रहे, क्योंकि आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो या जो अपडेट हुआ है तो आपका जो इंफ्रा है उसको भी अपडेट करिए, क्योंकि आपका जो आईटी इंफ्रा है उसी के बेसिस पे सब सिस्टम चल रहा है जो आपकी कंपनी, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें अगर वो ध्यान रखेंगे, अपने सिस्टम पे अप टू डेट एंटी मालवर्स रखेंगे, अब एंटी रैंसमवेयर जो एंटी मालवर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं ऐसे रैंसमवेयर को भी, तो उससे वो आपको डिफेंड कर सकता है। और आप ध्यान रखिए कि आप जो भी मेल पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो उसी स्पेसिफिक मेल पे ही जा रहा है या किसी रैंडम मेल से आया है, तो थोड़ा ये अवेयर होने वाली चीज़ें भी है, अवेयर होके करना है चीज़ें, और सिक्योरिटी वाइज अप टू डेट रहना है हाँ, मतलब एप्लीकेशन और कहीं ना सब कहीं कुछ। अभी ऐसा बोल रहे हो कि कॉर्पोरेट में जैसे हर डिपार्टमेंट के लिए एक एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी वाले की भी उतनी ही ज़्यादा हर कंपनी को ज़रूरत है। राइट। राइट। ये कॉर्पोरेट के बाद हम आते हैं, बहुत सारे टाइम हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, चाहे वो डिफेंस की वेबसाइट हो या दूसरी वेबसाइट हो, वो भी पूरी हैक हो जाती है सर। देखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे IRCTC हो गई, ये काफ़ी टाइम हैक हुई है, उनका डेटाबेस लीक हुआ है एग्जाम्पल, तो ये होता है NIC सर्वर पे। जैसे प्राइवेट कंपनी का कुछ सर्वर है, अमेजोन पे है, कोई GoDaddy पे है, कोई बिग रॉक पे है, तो NIC का खुद का नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है जिनका उनका पूरा सर्वर सेटअप है। पर लूप होल कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये डेवलप करने वाला भी हमारे जैसा आपके जैसा एक इंसान है जिसने कोडिंग की है, उस कोडिंग में कोई लूप होल होता है, कोई मिस्टेक्स होते हैं, उसके कंसिडर करते हुए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, उस वजह से उसको टारगेट करते हैं। तो इनकी ऑडिटिंग होती है, जैसे कि जितने भी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि खाली पुलिस के नहीं, XYZ डिपार्टमेंट होगा जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके वेबसाइट होस्टेड है NIC पे, तो उनकी ईयरली ऑडिटिंग होती है, जिसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, कि ये जो वेबसाइट्स हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये इसमें कोई लूपहोल तो नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये इवन कॉर्पोरेट्स में होता है, जिसमें कि इन्होंने क्या किया है कि बग बाउंटी प्रोग्राम रन करते हैं, जो साइबर जैसे हम साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वैसे ही कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, जो स्पेसिफिक बग बाउंटी प्रोग्राम में, जैसे पेटीएम, मेटा, बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फेसबुक की जितनी एजेंसीज हैं, वो लोग बग बाउंटी रन करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे किसी भी पोर्टल्स में, एप्लीकेशन में कुछ लूपहोल्स ढूंढ रहे हो तो हम आपको इतनी बाउंटी देंगे। इवन गूगल ये रखता है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हायर किया है जिन्होंने ऐसे लूपहोल्स ढूंढा है। तो ऐसे कुछ कॉर्पोरेट्स काफ़ी हैं जो करते हैं, और गवर्नमेंट को भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई इनिशिएटिव करना चाहिए कि कोई बग बाउंटी, क्योंकि ये जो ईयरली अप टू डेट होता है, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हाँ इनके पास लिस्ट ऑफ है कि भाई इतने लोगों में से किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो भी उनके इसमें बैठ रहा है उस हिसाब से इनका प्रोसेस चलता है। तो वो सिक्योरिटी बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, तो इसमें अगर वो ऐसे बग बाउंटी रन कर रहे हैं फॉर एक्सपर्ट्स, तो ये उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट के लिए भी है कि कहीं किसका दिमाग कैसा है। इंडिविजुअली भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेता है कि जो बड़ी कॉर्पोरेट नहीं ढूंढ पाती, ऐसा। लेकिन अभी ये आपने ना टेक्निकल पॉइंट्स तो बोल दिए, एक आम आदमी के दिमाग में एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट की बड़ी वेबसाइट वो हैक हो जाती है, CM का अकाउंट हैक हो जाता है, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैक हो जाते हैं, तो मैं कहाँ सिक्योर हूँ, मैं क्यों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यार, मैं कैश पैसा निकाल के दे दूँ, मैं ये सब ट्रैप में क्यों फंसूँ? तो फिर इससे कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रांजेक्शन को वापस डीमोटिवेशन मिलता है, तो वो एक आम आदमी के अंदर कैसे जगह है कि भाई यू आर सेफ?
ये तो कैसे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने चाहिए इस चीज़ को लेके। और बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। जब आप सोचते सीएम सेफ नहीं, गवर्नमेंट वेबसाइट सेफ नहीं, तो मैं तो कौन हूँ भाई? ये तो है, ये काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है। हर आम आदमी के मन में ये सवाल है सर। आप टेक्निकल आप पॉइंट बता देते हो कैसा ऐसा, बट आम आदमी सोचता है भाई ये इतना टेक्निकल मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, पैसा उनको चला जाएगा। करना ही क्या, उनको तो पैसे मतलब है, जो है वो कुछ होना। सो पैसे, एक तो ये है कि जो नॉर्मल आदमी है उनको भी अवेयर रहना है हर एक चीज़ से। और खाली नॉर्मल आदमी नहीं, मैंने काफ़ी देखा है कि जो बैंक में काम कर रहे हैं उनके साथ भी स्कैम हो गया है ऐसे। तो आपको हर टाइम अवेयर रहना है कि यार आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करना है, चाहे आपका बेसिक्स हो या कोई आपका कार्ड डिटेल्स मांग रहा हो, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो आपको शेयर बिल्कुल हाँ, नहीं मतलब कर। शॉर्ट में अगर मैं आपकी बात समझूं तो कोई भी आदमी जिसका थोड़ा सा भी ध्यान भटक के इधर उधर चला जाता है ना, वो वहाँ पर ट्रैप में आ जाता है। चाहे फास्ट मनी के केसेस में हो, चाहे फिर कोई सुविधा के केसेस में हो, चाहे सस्ते के चक्कर में हो, चाहे कोई लिंक क्लिक करने के चक्कर में, और वहाँ पर वो लोग फंस ट्रैप में आ जाते हैं। हैं। राइट। क्योंकि अब गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव लेता है, चाहे उसने कोई योजना लॉन्च किया तो उस योजना का कोई फेक वेबसाइट तुरंत रेडी हो जाता है। बहुत फेक वेबसाइट का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है फिलहाल। आइडेंटिफाई करना है, फेक वीज़ा, फेक पैन कार्ड के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, या इंस्टेंट आपको यहाँ से हो जाएगा, इस पोर्टल पे आप करो। तो आप अवेयर रहो उन सब चीज़ों में। ऑनलाइन कहाँ पे अपनी क्या डिटेल शेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपको अलर्ट रहना है और ऑफिशियली ही करो। और अगर आपको कोई कॉल्स आ भी रहे हैं कि यार बैंक से कॉल आ रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन से कॉल कर रहा है कि हमने इस सर्विस के लिए अप्रोच किया था, तो आप डायरेक्ट फिजिकली विजिट करो नियरेस्ट वहाँ पे ब्रांच पे, और फिर आप कुछ भी डिटेल्स दो। नहीं तो ऐसे वर्चुअली आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। राइट। मतलब मैं तो कॉमन आदमी के लिए ये भी कहना चाहूँगा, अगर वो ये सोचता है कि यहाँ फ्रॉड हो सकता है, तो आपके जेब में से पैसा चोरी हो सकता है, उसका आप ध्यान रखते हो, वैसे आप डिजिटली भी ध्यान रखो तो वहाँ से भी चोरी नहीं होंगे। ये हमारा फाइनेंशियली बात हुआ, कॉर्पोरेट बात हुआ, गवर्नमेंट वेबसाइट्स का बात हुआ। अब हम आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा हैक हो रहे हैं, और फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया आज जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर आदमी यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को सेफ कैसे रखें? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सबसे पहले जो आपको एनेबल करके रखना, चाहे कोई आपका ईमेल हो या फिर कोई सोशल इंस्टाग्राम पे अकाउंट हो, फेसबुक पे हो या एक्स पे हो, तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करके रखना है। दूसरा, आपको बैकअप कोड्स रखना है। सिक्योरिटी में जो बैकअप कोड्स ऑप्शन आते हैं वो आप अपने पास रखो, क्योंकि बैकअप कोड जो आपके हैं वो आपके फ्यूचर के OTP है। लाइक आप उसको जब आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, कभी हैक हो गया, जब आप रिट्रीव के प्रोसेस करोगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक आपको वो बैकअप कोड मांगेगा। बैकअप कोड कहाँ से मिलता है? बैकअप कोड आपके सिक्योरिटी जो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो सिक्योरिटी ऑप्शंस आता है वहीं मतलब पे। इंस्टाग्राम का हम बात कर रहे हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक। ओके, मतलब जो उसके सेटिंग प्रोसेस में गए आप, सेटिंग में जाने का जो सिक्योरिटी प्राइवेसी ऑप्शन है वहाँ पे आपको बैकअप कोड दिखता है। ओके। दूसरा बैकअप कोड हो गया, और आपको जो रिकवरी ईमेल है, जैसे कि हम मेल जो हम बनाते हैं, जो लिंक होता है हमारे XYZ मल्टीपल अकाउंट से, तो जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका सोशल मीडिया अकाउंट, उसके लिए उसको वो सेपरेट ईमेल बनाना चाहिए। जैसे कि हम रैंडमली बहुत सारे सब्सक्रिप्शन, OTT प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ई-शॉपिंग के लिए ईमेल्स यूज़ करते हैं, उसको एक सेपरेट रखना चाहिए। बट हम जहाँ पे बैंकिंग और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारा पर्सनल चीज़ें जुड़ी हुई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक मेल ID बनाइए, उसको कनेक्ट रखिए, और उस स्पेसिफिक मेल को भी आप रिकवरी ईमेल जो रख रहे हो वो ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर जो रख रहे हो वो अप टू डेट रखिए। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आप उसमें सिक्योरिटी में रख रहे हो वो अप टू डेट रखिए, 2 फैक्टर ऑन रखिए, और बैकअप कोड एनेबल रखिए। ये जब आप रखेंगे तो आपके हैकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरा, मोस्टली हैकिंग होती कैसे है, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं विक्टिम्स को। उनको कोई DM आएगा उनकी हैक हुए अकाउंट से, उनके किसी फ्रेंड के, कि कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे हैं हम एक इवेंट, मतलब एक XYZ चीज़ों में एक फॉर्म रहेगा उसमें कि आपको वोटिंग करनी है। आप वो लिंक पे ओपन करोगे तो वो रीडायरेक्ट होगा वोटिंग पे। वोटिंग करने के बाद फिर
आपने सबमिट किया, फिर आपको इंस्टा का लॉगिन आएगा आपका ही। आप जैसे क्रेडेंशियल डालोगे वैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हैकर के पास चली जाएगी। ये फिशिंग ही है, बट ये एक मैनिपुलेट करके करते हैं कि आपने वोटिंग तो कर दिया कि ये तो मेरे दोस्त के लिए मैं वोटिंग कर रहा हूँ, पर दोस्त का अकाउंट ऑलरेडी हैक हुआ है। इस तरीके से वो लोगों के लेयर टू लेयर हैक करते हुए जाते हैं और ऐसा हैक होता है, ये बहुत कॉमन है। बाकी हमने ये बताया है कि कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है, किसी भी लिंक को ओपन करके आपको लॉगिन पेज आ रहा है या इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो नहीं करना है। कॉमन पासवर्ड्स नहीं रखने हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम पासवर्ड याद नहीं रख सकते, तो क्या होता है कि हमने ईमेल का जो पासवर्ड रखे वही फेसबुक का रखा है, वही इंस्टा का रखा है, वही मैंने एक्स का रखा है। तो क्या होता है कि आपका एक अकाउंट भी हैक हुआ तो सब हो जाएंगे। तो आपको सब अकाउंट सिक्योर रखने हैं, पासवर्ड टफ पासवर्ड रखने हैं, चाहे आप कहीं नोट डाउन करके रखिए सिक्योर जगह, बट आपको सेफली रखना है। बट अगर ठीक है, ये तो आप अवेयर रखने के लिए बोल रहे, कई बार ध्यान नहीं रहता है और इमीडिएटली समझो इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो गया, हैक होने के बाद आदमी को इमीडिएटली क्या प्रोसेस करना चाहिए? अभी instagram.com/hacked HACKED, तो इस पे आप विजिट करोगे, अगर किसी का इंस्टाग्राम हैक हुआ है तो वो आपको पूछेगा कि आपका ये डोमेन पे जाने के बाद कि आपको आपका यूज़र नेम इन्फॉर्मेशन डालिए, तो वो वीडियो वेरिफिकेशन करेगा। जिसके साथ भी ये हैकिंग इंसिडेंट हुआ है उसका अगर उस फोटो अवेलेबल है उस अकाउंट पे, तो वो वीडियो वेरिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है वो सेम पर्सन है। तब वो विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर्स वेरीफाई करने के बाद आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा। ये एक बेसिक सा प्रोसेस है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल हैकिंग हो रहे थे। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम ने एक फॉर्म बनाया है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू की अप्रोच कर सकते हो और आपका अकाउंट रिट्रीवल का प्रोसेस कर सकते हो। बहुत लोगों का नहीं भी होता है क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। तो कुछ ऐसे ईमेल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के सपोर्ट एक्सेस के, वहाँ आप अप्रोच कर सकते हो इसको रिकवर करने के लिए। वहाँ मेल कर सकते हो कि हमें रिकवर करना है, हमारा सो एंड सो अकाउंट सर्टेन डेट में हुआ है, इस तरीके से हुआ है। अगर आप प्रॉपर अपना इंफॉर्मेशन शेयर करके कर रहे हो तो वहाँ पे रिट्रीवल होने के चांसेस होते ही है। इन लोगों ने मतलब प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट कर दिया है। राइट। व्हाट्सएप भी हैक होता है सर? व्हाट्सएप भी होता है हैक, वही OTP शेयर कर दिया अगर, तो फिर व्हाट्सएप हैक हो सकता है। जैसे कि अभी व्हाट्सएप पे जब से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है और एक ईमेल ऑप्शन आ गया है कि आप अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हो, तो व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे हैं कि नंबर जनरेट करके, जैसे कि आपका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है, मैंने डाला, अगर OTP जनरेट होगा आपके पास, अगर वो OTP शेयर कर दिया है तो फिर ये सेकेंडरी डिवाइस में लॉगिन हो जाएगा जैसे आपने OTP शेयर किया। तो ऐसे करके लोग हैक कर रहे हैं। जैसे इंस्टा पे मैंने बताया वोटिंग सिस्टम हो रहा है, वैसे ही वो व्हाट्सएप पे नोन टू नोन, आपको किसी आपके नोन से कुछ मैसेज आएगा और उस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करके हैक करेंगे। यहाँ भी कोई फिशिंग टेक्निक यूज़ हो रहा है, कोई लिंक भेजने के बाद, या वेब व्हाट्सएप टाइप ओपन हुआ है, वहाँ से अगर आपने अपना इन्फॉर्मेशन अगर डाल दिया या वहाँ आपने लॉगिन डाला, वेब व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म खुलेगा। वेब व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म खुलने के बाद आपने अपना नंबर डाला और वहाँ एक OTP ऑप्शन पूछेंगे, वो जैसे ही डालोगे, आपने तो जनरेट किया नहीं है पर जिसने जनरेट किया है वो वहाँ से लॉगिन कर देगा और आपका लॉग आउट हो जाएगा। मतलब व्हाट्सएप कभी भी अगर कोई भी आदमी आपका हैक करेगा तो आपके अंदर से लॉग आउट होगा ही 100%, अनटिल अनलेस वो वेब स्कैन कर रहा है। वो वेब स्कैन करके वो तो खुद बंदा करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई और हैक करता है, अगर ऐसे केसेस में कि जब समझो इंसान से मिस्टेक हो गई है और किसी और ने उसको लॉगिन कर दिया है, यहाँ से लॉग आउट हो गया है, तो उसका रिकवरी का इमीडिएटली प्रोसेस क्या है? उसका रिकवरी का प्रोसेस है कि whatsapp.com/support, जब हम पोर्टल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपना कंट्री कोड यूज़ करिए, डिस्क्राइब करिए, आपका नंबर डालिए व्हाट्सएप का कि ये कब हैक हुआ था, क्या ड्यूरेशन में हुआ था, कैसे हुआ था। वहाँ पे मेंशन करने के बाद आप सबमिट करोगे तो वो बैकएंड में क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ ये ड्यूरेशन में किसी और डिवाइस में लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, IP लॉक्स चेंज हुआ है। जहाँ से फ्रीक्वेंट लॉगिन होता था, जो IP लॉक्स वो लोग रखते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, मेटा हो, इस तरीके से ही वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ सच में इनके साथ हैकिंग हुई है। तो वो वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उसमें भी इमीडिएटली जब आप ये सबमिट करोगे उसके फ्यू मिनट्स टाइम बाद कि वो सामने वाले पर्सन से भी लॉग आउट हो जाता है और फिर कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद आपका
एक्सेस आपको आ जाता है। व्हाट्सएप में 100% आपको 24 आवर्स 48 आवर्स बाद आना ही है। मतलब मैंने एक चीज़ जो आपसे समझी है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो, एक तो लिंक पे क्लिक करने से, दूसरा OTP शेयर करने से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे मेजर प्रॉब्लम्स इनकी वजह से ही होते यही हैं, होती है। राइट। व्हाट्सअप आपका डेटा एक्सेस करता है? नहीं, डेटा आपका सिर्फ व्हाट्सएप स्टोर करता है जो आपके IP लॉग्स हैं, जिस ईमेल ID को आपने यूज़ किया है, जैसे हम बैकअप में यूज़ करते हैं वही। बट आपका कोई चैट्स या कम्युनिकेशन वो स्टोर नहीं करता, सिर्फ आपके लॉगिन लॉगआउट IP लॉग्स जो होते हैं वो स्टोर करता है। राइट, ओके। मतलब व्हाट्सअप इस इंक्रिप्शन के हिसाब से इट्स अ सेफर कि भाई आपके जो डेटा अगर आपकी चैट से, आपके कॉल से या जो भी है, वो सब व्हाट्सअप एक्सेस नहीं कर रहा है। नहीं करता है। व्हाट्सएप के 2 तरीके के बैकअप्स होते हैं। एक तो होता है क्लाउड बैकअप, जैसे कि जो हमें ऑप्शन आता है कि हमने सेटिंग में जाके ईमेल डाल दिया हमारे गूगल ड्राइव पे, जब भी हम मंथली तो मंथली बैकअप चूज किया वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो इसका जो फॉर्मेट होता है क्रिप्ट 16 ऐसे करके एक बैकअप एनक्रिप्ट डेटा होता है। डेली बैकअप जो होता है हमारे डिवाइस में तो होता ही है, चाहे वो iOS हो या एंड्रॉयड हो। एक सर्टेन टाइम में नाइट में आपके डिवाइस से आपका जो डेली डे टू डे आपने कम्युनिकेशन किया है वो पूरा फाइल एनक्रिप्ट होके आपके डिवाइस में स्टोर होता ही है, ठीक है। जब आप व्हाट्सएप के मीडिया एक्स फाइल मैनेजर में अपने डिवाइस के जाओगे, व्हाट्सएप ओपन करोगे, तो जब डेटाबेस में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये तो डेटाबेस है अलग जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ये एक है। और ये बैकअप आपके डिवाइस में ही हो रहा है। इसको अगर डिक्रिप्ट किया जाए फॉरेंसिक टीम के द्वारा, जैसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे डिवाइस मिला है पर वो कम्युनिकेशन जो किया है वो नहीं मिल पाया है, पर वो बैकअप के थ्रू रिट्रीव हो पाया है, तो ये केसेस में ये पॉसिबिलिटी होती है रिट्रीव की। बट एज ए हैकर हैक करके इसको रिमोटली या इस तरीके से हैकिंग वगैरह में वो चैट्स आपका रिवील नहीं कर सकता। मतलब व्हाट्सअप अगर आपका डेली बैकअप ले रहा है समझो, तो डेली बैकअप जो इसके पहले का जो बैकअप रहता है वो भी आता है कि जैसे अगर किसी ने रिमूव कर दिया है तो भी वो बैकअप रहता है? रिमूव मतलब आपने सिर्फ ऐप से डिलीट किया अगर फ्रंट एंड से, और आपने इमीडिएटली नहीं किया, जैसे आपने चैट किया और आपने इमीडिएटली डिलीट कर दिया, तो वो बैकअप नहीं हुआ है। पर आप अगर वो चैट एज इट इज़ रखे हो और रात के 12 बजे के बाद आप या नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद सोच रहे हो कि आप ये डिलीट करो, बट तब तक वो बैकअप हो चुका है, तो वो आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट फॉर्मेट में आ जाता है, राइट। ओके, तो इंस्टाग्राम में भी डेटा स्टोर होता है? इंस्टाग्राम में, फेसबुक मैसेंजर में कोई डेटा स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड है। तो ये लोग कोई डेटा स्टोर आपका इनका कुछ भी नहीं है। तो प्रोटेक्शन वाइज व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम या फेसबुक को हम देखते हैं, तीनों मेटा के हैं, तो तीनों का सिमिलर पॉलिसी है। मतलब हैकिंग करने में अगर किसी को करना है तो वही डिफ़िकल्टीज़ है कि इंस्टाग्राम इजीली हैक होता है, व्हाट्सअप मुश्किल से होता है, ऐसा? इंस्टाग्राम फेसबुक थोड़ा सा इजीली होता है, व्हाट्सएप थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो एक मैसेंजर ऐप है। बट फेसबुक और इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया ऐप है, उससे आप मल्टीटास्किंग करते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में लोग विक्टिम फंस जाता है। ये हो गया सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों के मोबाइल हैक्स हो जाते पूरे, तो मोबाइल हैक क्यों होते हैं, क्या कारण उसका? जैसे कि हमने डिस्कस किया था APK फाइल इंस्टॉल जैसे किया, तो मोबाइल हैकिंग बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल हैकिंग, एक होता है रिमोट हैकिंग। तो फिजिकल हैकिंग में ये होता है कि आपका डिवाइस किसी के हाथ में आ गया, तो मार्केट में आजकल बहुत जैसे चाइल्ड मॉनिटरिंग टूल जो डेवलप किया गया है कि किसी चाइल्ड के डिवाइस को मॉनिटर करना, उसी का एक बड़ा वर्जन है कि आप स्पाई ऐप, जैसे कि आप किसी भी डिवाइस को उसमें फाइल इंस्टॉल करके आपने सेटअप कर दिया, वो आइकॉन हाइड हो जाएगा, फिर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो उनका जो लॉगिन पैनल है वहाँ पे एक्सेस हो सकता है। जैसे कि आपके डिवाइस में अगर वो स्पाई ऐप इंस्टॉल हो गया है तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, एक लॉगिन पैनल है उसी सॉफ्टवेयर कंपनी का जहाँ से आप पूरा एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे स्पाई ऐप्स है, ये फिजिकली हैकिंग हो गई। और बात हो गई रिमोटली हैकिंग की, तो रिमोटली हैकिंग में हम एक टर्म बोलते हैं रैट, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। तो रैट में ये होता है कि अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, एंड्रो रैट है, ड्रॉइड जैक है, मल्टीपल है, बट ये आप
इजी नहीं है। ये जो टेक्निकल जिसको नॉलेज है वही उसको एग्जीक्यूट करा सकता है, जो कोई ले मैन है जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता। तो इसमें ये होता है कि आपको मैं कैसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ वो मेरा टास्क है। आजकल बहुत सारे लोग फ्री OTT ऐसे कुछ ऐप्स हैं कि जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रहा है और वो अमेजॉन प्राइम पे भी वेब सीरीज रिलीज हो रहा है, और एक बेसिक सा एक ऐप है जो हमने गूगल से डाउनलोड कर लिया और उसमें तो हमें वो दिख रहा है, पर हमने तो पूरा एक्सेस दे दिया इंस्टॉल करते टाइम। फ्रंट एंड में वो है, पर बैक एंड में वो हमारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे किस सर्वर पे दे रहा है ये नहीं पता। क्योंकि जब हमारा मोबाइल डेटा ऑन है या किसी वाईफाई से कनेक्ट है तो स्पाई ऐप बैक एंड से ये डेटा डंप करता है सर्वर पे, जहाँ से ये पूरे डेटा का एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए इसको रैट कहते हैं, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। तो ये फाइल, या हम बहुत बार ट्रू कॉलर है उसका हम चाहते हैं कि फ्री में हमें मिल जाए। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बोलते हैं ना कि फ्री सॉफ्टवेयर, जो पेड सॉफ्टवेयर है उसी को आपको फ्री में मिल जाएगा, हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मास्क सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको मोड वर्जन बोलते हैं। तो वो मोड वर्जन ऐप में बहुत स्पाईवेयर्स होते हैं जो इंस्टॉल करने से आपके डिवाइस हैक हो जाते हैं और आपका पूरा डेटा कहीं भी जा सकता है। इस तरीके से हैकिंग होती है। दूसरा बहुत सारा ये होता है कि आजकल एडल्ट वीडियो रहते हैं या बोर्न वीडियोस वगैरह या जो भी रहते हैं वो बहुत फास्ट वायरल भी हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों के पास में कोई एक्सेस नहीं रहता है? देखिए, जो भी पोर्नोग्राफी साइट्स होते हैं, सिर्फ काफ़ी केसेस आते हैं जहाँ पे कि किसी एक विक्टिम का फ़ोटो लीक हो गया, चाहे वो रिवेंज पोर्नोग्राफी के थ्रू हो गया, किसी लड़की का पास्ट एक्स बॉयफ्रेंड ने वो लीक कर दिया है थ्रेड्स दे के, या किसी का एक्चुअल लीक हो गया है किसी रीजन से, उसने कभी रिकॉर्ड किया होगा। तो पोर्नोग्राफी साइट्स पे आने के बाद ये बहुत ही फास्टली रैपिडली वायरल होते हैं ऐसे कंटेंट। तो इसको टेक डाउन करना, एक तो ये है कि जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट के DMCA रिपोर्ट होता है और उसका सपोर्ट मेल होता है। उस पे आप मेल, या तो आप लीगल अप्रोच करो, आप इमीडिएटली आपके जो भी नियरेस्ट साइबर सेल है वहाँ अप्रोच करो। पर होता ये है कि विक्टिम को ये लगता है कि ये मेरे ऐसे वीडियो हैं, मैं अप्रोच कैसे करूँ, फैमिली को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। इसके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं। एक तो आप मेल करो, जो DMCA रिपोर्ट होता है। जैसे आप जब किसी भी पोर्नोग्राफी साइट्स पे जाएंगे तो एकदम नीचे एक ऑप्शन होता है जहाँ साइट मैप कॉन्टेक्ट अस होता है। वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जो ईमेल है वहाँ पे आप मेल ड्राफ्ट करो कि एज पर IT एक्ट और लॉ कोई भी किसी का वीडियो ऐसे लीक नहीं कर सकता, तो यू वांट कि ये कंटेंट रिमूव हो। एक फॉर्मेट वाइज अगर आपने उनको मेल ड्राफ्ट किया तो कुछ समझदार लोग होते हैं जो कि उसको टेक डाउन इमीडिएटली कर देते हैं, जो एडमिन है। क्योंकि इनका जो मोटिव है पोर्नोग्राफी साइट्स का, उनका कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होता, ये इससे पैसे कमा रहे हैं। व्यूज़ जो आ रहे हैं, जितने लोग विजिट हो रहे हैं एड्स के थ्रू, ये पैसे कमा रहे हैं। पर इनको जहाँ लगता है कि इस पर लीगल एक्शन हो सकता है, लॉ इन्फोर्समेंट का कुछ है, या विक्टिम भी अपने साइड से अप्रोच करे कि मैं इसको लीगली ये करूँगा, तो वो थोड़ा डर के वहाँ से रिमूव कर देते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरा, मेटा का ही डेवलप किया गया एक टूल है टेक इट डाउन टूल में ये ऑप्शन है कि किसी भी माइनर विक्टिम का या किसका 18+ है, उन दोनों के लिए ऑप्शन दिया है वहाँ पे कि जो भी आपका फोटो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसको यू हैव टू अपलोड उस पोर्टल पे अपलोड करने के बाद मेटा ने कुछ पोर्नोग्राफी साइट्स के साथ टाई अप किया। पॉर्नहब जैसे इंस्टा उनका प्लेटफॉर्म है, फेसबुक उनका प्लेटफॉर्म है, और कुछ पोर्नोग्राफी के साथ टाई अप करके उन्होंने ये किया कि ये सिमिलर कंटेंट अगर किसी वेबसाइट्स पे है तो विद इन 24 आवर्स उसको टेक डाउन किया जाएगा। तो ये कंप्लेन के लिए आपने कौन सा पोर्टल उन्होंने टेक इट डाउन इस टेक इट डाउन टूल का नाम है। इसका पूरा है टेक इट डाउन ncm.org। मैं लिंक प्रॉपर शेयर करूंगा जिस पे कि विक्टिम विजिट कर सकते हैं या किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वहाँ पे ये होगा कि एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। जैसे कि हम रिवर्स सर्च करते हैं कि हमारे फ़ोटो कहाँ अपलोडेड है। अगर आप गूगल रिवर्स सर्च या आप बहुत सारे TinEye सर्च ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि आपका पर्टिकुलर फ़ोटो कहाँ अपलोडेड है, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ इस पर्टिकुलर है। वैसे ही ये वीडियो कहाँ है, इसके जो मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा मतलब इसका जो साइज़ है, इसका जो फॉर्मेट है, इसका जो बैकएंड फीचर्स है, हम कोई फ़ोटो
पिक्सल्स हैं जो क्लिक करते हैं, उस हिसाब से वो एनालाइज करता है और वो उसका आउटपुट देता है और फिर उसको वो रिमूवल करता है। तो ये फ्री और ओपन सोर्स टूल है जिसका यूज़ कर मतलब किसी के साथ ऐसा मिसयूज होता है तो देयर इज अ चांसेस कि जिसको आप टेक्निकली चीज़ों के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और एक और है stopnci.org। सिमिलर, ये भी टेक इट डाउन जैसा है। इनका भी कुछ ऐसे इंटरनेट पे कुछ ऐसे डोमेन्स है जिनके साथ टाई अप है और वो उसको रिमूवल के लिए प्रोसेस करते डेफिनेटली हैं। हम इसका लिंक भी हम बताएंगे तो लोगों के लिए हेल्प हो। लास्ट कुछ सालों से इंडिया में एक बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है ये कि आपको वीडियो कॉल किया जाता है किसी लड़की के थ्रू और वहाँ पे लड़की न्यूड खड़ी रहती है और अगर आपने उसको जस्ट कॉल उठा भी लिया तो उसको फिर वीडियो ले लिया जाता है और फिर उस पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसको उस केस में अगर किसी बंदे के साथ ऐसा हो तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे केसेस होते हैं इसके कहते हैं सेक्सटॉर्शन। तो बेसिकली मैसेंजर पे या आजकल व्हाट्सएप पे भी लोगों को रैंडम कॉल्स आ जाते हैं और इनका पहले का जो मोडस था ये था कि किसी फेक लड़की के अकाउंट्स बना के हाय हेलो करते हैं पहले विक्टिम के साथ। विक्टिम ने हाय हेलो किया, उसके बाद उसे सडनली कॉल आएगा। पर कॉल जैसे आता है उसमें जो वीडियो में एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखता है वो कंटेंट एक वीडियो प्ले होता है, वो ना कि कोई एक्चुअल लड़की है। वो इस फॉर्मेट में उन्होंने कैमरा सेट किया होता है कि विक्टिम को लगता है कि हाँ ये कोई लड़की है जो अपने कपड़े रिमूव कर रही है और फिर वो देख के वो विक्टिम भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देता है जो रिकॉर्ड हो जाता है, जिस बेसिस पे इसको एक्सटॉर्शन करते हैं। वो एक्सटॉर्शन करके कि इमीडिएटली अगर तुम इस चीज़ को पैसे नहीं दे रहे हो तो हम इसको लीक कर देंगे। क्योंकि ये सब करने से पहले वो उसके जो फ्रेंड लिस्ट है, उसका जो फॉलोइंग लिस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर वो विक्टिम को भेजते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त को मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। अब ये इस पैनिक सिचुएशन में हो जाता है कि भाई मैं क्या करूँ। मतलब ऐसे काफ़ी लोगों ने मुझे डीएम किया जिनके साथ ऐसे स्कैम हुए हैं और वो ऐसे पैनिक होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो इंडिया के भी नहीं है, जो आउट ऑफ इंडिया के, पर यहाँ से उनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसे बहुत सारे जो इंडिया स्टूडेंट्स हैं जो, क्योंकि उनके दिमाग में होता नहीं कि ये ऐसा कुछ हो सकता है। और वैसा होता है और ऐसा ये 60+ लोगों के साथ में भी बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये होने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये चीज़ कहीं ना किसी से शेयर कर सकते हैं जल्दी। तो उस चीज़ को लेके वो उस टाइम बंदे को क्या डिसीजन लेना उस चाहिए? टाइम पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट प्राइवेट करना है। अब जो डेटा गया तो गया, क्योंकि प्राइवेट अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे कर दिया, क्योंकि ये खाली सोशल मीडिया पे नहीं, बहुत सारे लोग हैं रैंडम व्हाट्सएप पे भी हुआ है, उनको सडनली व्हाट्सएप पे कॉल आ गया हाय हेलो करने के बाद। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं नॉलेज है, जो एक्चुअली इतने एजुकेटेड नहीं है और फंस जाते हैं इस चीज़ में। और वो फंसने के बाद तो आपको अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसको प्राइवेट करना है, जहाँ की कि आपको वो रीच ना कर पाए, या आपको उसको टेम्परेरी डिसेबल करना है। क्योंकि वो सिचुएशन पे वो आपको थ्रेड्स देंगे कि हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, हम इसको डाल रहे हैं, उसको डाल रहे हैं। दूसरा, आपको आपके जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स है या आपका जो बाकी सोशल मीडिया, वहाँ पे एक स्टोरी डाल देनी है कि किसी ने आपके डिवाइस हैक करने की कोशिश की है। अगर आपके फ़ोटो या वीडियो के साथ कोई कुछ कंटेंट भेज रहा है तो उसको ओपन ना करे, या तो सामने वाले का भी डिवाइस हैक हो जाएगा। ऐसा एक स्टेटस डाल देना है ताकि लोग उसको ओपन ही ना करें, वो ज़्यादा लोग तक रीच ना हो पाए। क्योंकि लोग भी डरते हैं आजकल कि ऐसा कुछ ओपन करेगा हमारा ही कुछ ना हो जाए। तो ये एक स्टेप लेना है। ये स्टेप लेने के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको हम लीगली रोका नहीं जा सकता इमीडिएटली, क्योंकि ये तुरंत एक्शन वाला काम है। सो ये इमीडिएट लेवल पे ये स्टेप लेने हैं पहले, इमीडिएट आपको ये लेना है। दूसरा, आप ये जो लोग टारगेट करते हैं लोगों को, ये इनके पास पूरा डेटाबेस होता है। ये एक टाइम पे 10 लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जिसने एंटरटेन किया कि हाँ भाई ले 5,000 में 10,000 बाद में दूंगा, ये उनके पीछे लग जाते हैं। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, मतलब 100 से ऊपर ऐसे केसेस देखे कि जिसमें कि लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। 5,000 दिया तो जिसने 10,000 दे और दिया मांगेंगे। तो वो होप क्रिएट हो गया। अब जिसने बोल दिया कि भाई देखो जो करना है कर, हमको कोई लेन देन नहीं है, तू कर दे वायरल, ठीक है, उनको पास भी इतना ये नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है, उनको कोई पर्सनल उनका टारगेट है नहीं। तो वो क्या करते हैं, छोड़ यहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला, फिर किसी और को टारगेट करते हैं। बट आप इस चीज़ को रिपोर्ट करिए cybercrime.gov.in पे। सस्पेक्ट डेटा करके एक ऑप्शन है उसमें, कि जो जैसे कि आप
अगर इस चीज़ को नहीं चाहते कि हम ऑफिशियली रिपोर्ट करें, तो आप उसको सस्पेक्ट डेटा ऑप्शन में कर सकते हो। जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन आता है कि व्हाट्सएप नंबर या कोई वेबसाइट या कोई यूआरएल के थ्रू स्कैम हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे डेटाबेस कलेक्टिवली कलेक्ट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिपोर्ट आया तो उसको वो बैन कर रही है, चाहे कोई व्हाट्सअप नंबर हो या कोई वेबसाइट हो या कोई यूआरएल हो। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए। और इनिशियली उस पैनिक सिचुएशन में आप डरे ना पैसा भेजें, क्योंकि आपने एक बार पैसा भेज दिया तो फिर वो आपके पीछे और लगोगे और लगते हैं और आपको फिर डरना नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी हुआ इनके साथ कि जिन्होंने नहीं किया एंटरटेन, या फिर उनको कॉल आता है कि मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे कि हम पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस लड़की ने कंप्लेन किया है, तुमने इसके साथ ऐसे ऐसे वीडियो बनाया है, उसने न्यूज़ वालों की तरफ से। मतलब वो इतना प्रॉपर प्लान करके करते हैं ना कि वो विक्टिम डरता है। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले आया एक ने कि मैंने बोला उसको आप इग्नोर करो, ब्लॉक करो, उसने ऑलरेडी पैसे भेज दिए थे कुछ। मैं बोल, फिर उसको आया कि सर मेरे पास आया है यूट्यूब ऑफिसर के नाम से कि ये यूट्यूब का बंदा है, ये यूट्यूब पे डाल देगा, बोल रहा है ऐसे कंटेंट, कोई मीडिया वाले का आ रहा है। मैं बोला सब जो भी ऐसे आ रहे हैं उसको ब्लॉक कर दो आप, इसका कुछ नहीं होता, इसको आप इग्नोर करो। आप जितना एंटरटेन करोगे, बात करोगे, उतना आपको वो परेशान करेंगे। बेसिकली इस चीज़ में तो यही स्टेप उस लेना है, टाइम के लिए हाँ सबको अवॉइड कर दो। अवॉइड करो, क्योंकि आपने जहाँ एंटरटेन किया वहाँ वो और स्प्रेड करेंगे और ट्रेड्स देंगे। आप उनको बोलो कि हम लीगल एक्शन ले रहे हैं और ब्लॉक कर दो उनको, फिर वो कहीं और आगे बढ़ जाएंगे। बट आप इस चीज़ को रिपोर्ट हाँ, करिए। बट अवेयरनेस का आपने बोला ना, कभी कभी गवर्नमेंट है ना रियली इतना अवेयर, अब सुबह कॉल करेंगे ना तो साला अवेयरनेस चालू होती है, वो कॉल लगता ही नहीं है। हर कॉल करो अवेयरनेस, आपको किसी जज का कॉल आई हो, मतलब आदमी अब इससे परेशान हो गया है। मतलब आपका अवेयर करने का भी, गवर्नमेंट अभी अवेयर करेगी तो हर कॉल के पीछे डालते जाओ, कोई नहीं सुनता है उल्टा। अभी तो इग्नोर करते हैं। हाँ, इतने को मतलब आपका नॉर्मल कॉल, अर्जेंट कॉल लगाना है वो लगाएगी नहीं, उसके पहले तो तो वो भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, बट अवेयरनेस इस तरीके से नहीं, अवेयरनेस इरिटेशन हो जाती है। राइट राइट। और इस टाइप के मोस्टली मैंने आपसे साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस शेयर कर लिया, और इस टाइप के कोई केसेस जो आपने फेसेस किए और जिससे अवेयर रहना चाहिए आम कॉमन मैन को। देखिए अभी फिर कुछ ऐसे एआई रिलेटेड, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मेन चीज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना प्लस माइनस है इसमें? जैसे कि हम बात कर रहे थे सेक्सटॉर्शन का, तो अभी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो डीप फेक और डीप न्यूड टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके भी काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं। और वो काफ़ी इंडिविजुअल के साथ हो रहे हैं। मतलब एक रैंडम लड़की है जो नॉर्मल अपना इंस्टाग्राम यूज़ करती है, या कोई एक रैंडम लड़का है, उसका एआई के थ्रू ऐसे ही कुछ वीडियो बना दे रहे हैं, एआई के थ्रू एक्ट्रेस का हो रहा है ऐसा कुछ बना दे रहे हैं। देखिए एक्टर एक्ट्रेस के साथ तो हो ही रहा है, पर जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक है उसके साथ होगा ना, उसको कहीं अपनी, उनको तो पता है कि चलो लोग तो समझ जाएंगे कि ये तो चल फेक है, पर वो क्या होता है ना कि उसके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको भेजते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो वहाँ लोग डरते हैं। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि ये डीप फेक कंटेंट है, ये एआई से बना हुआ है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये इतना इजी है, इतने ओपन वेबसाइट है कि 1 क्लिक में किसी का भी ऐसे न्यूड जनरेशन हो रहा है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये फेक है ऐसा। तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि एआई का पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से यूज़ है। बट साइबर क्रिमिनल्स तो कर ही रहे हैं मिसयूज़ का। डीप फेक वीडियोस हो गए, काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जो कि वीडियो पे बिलीव करते हैं, रूमर्स फैला देते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग। जैसे जब पॉलिटिक्स इलेक्शन कैंपेन होता है या कोई पॉलिटिकल रिलेटेड है, तो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमने कैंपेन किया है इस चीज़ को अवेयर करने के लिए। यूपी में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि आपको न्यूज़ आया तो आप उसको 10 लोग को फॉरवर्ड कर दोगे विदाउट वेरीफाइंग कि ये एक्चुअल न्यूज़ है या ये फेक बनाया गया है। किसी ने किसी के कास्टिज्म पे कुछ बोल दिया, उस चक्कर में कितने बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एआई आगे जाके बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाला है। कुछ वॉइस क्लोनिंग स्कैम होते हैं जिसमें कि वो वॉइस सैंपल ले लेते हैं आजकल एआई के थ्रू। जैसे मेरे पास, आप पब्लिक फिगर जो लोग हैं उनका तो वॉइस लेना तो बहुत ही ईजी है, ऑनलाइन मिल जाएगा। जिनका नहीं मिल रहा है उनको कॉल करके उनका ले लिया, और उस वॉइस सैंपल का आप एक वॉइस नोट भेजेंगे या एक ऑडियो फाइल
एक लेडी को गया था, ऐसी केस हुआ था बेंगलोर में, जिसकी ग्रैंड माँ को उसके पोते से ये गया था कि मुझे इमरजेंसी है, एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, जल्दी से पैसे भेज दो, उसकी वॉइस में। और बाद में पता चला कि ये तो स्कैम हुआ है। मतलब ये प्रैक्टिकली हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम सोच रहे कि एआई के थ्रू क्या होगा। तो मतलब इन सब चीज़ों में भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आप वेरीफाई किए बिना आप चीज़ों को करो ही मत, कुछ ऐसा मत करिए। राइट। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारा मोबाइल साइड में पड़ा है, किधर भी पड़ा है, बट एवरीथिंग वो सब कुछ ले रहे हैं आपका डेटा। आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, वही इमीडिएटली आपको बताते जा रहा है वो आगे। सो उससे कैसे बचा जा सके, मतलब एवरीथिंग दे आर टेकिंग। देखिए अभी हम जैसे चैट जीपीटी हो गया या जितने भी डीप सीक का भी नया आ गया है, तो जितने भी एआई मॉड्यूल हैं हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक लेवल तक यूज़ कर रहे हैं उसे, जैसे कि जो कि ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म उस चीज़ों के लिए यूज़ हो, ना कि हमारा कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, पर्सनल चीज़ें जो हो गए, हमारे जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स हो गए, वहाँ पे उस चीज़ के बारे में हमें कहीं कोई डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमारी एक तरीके से वो क्लोनिंग हो रही है। हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो अपने बैकअप में, डेटाबेस में स्टोर कर रहा है कि ये बंदे की जो, जैसे हमारे दिमाग में है हमारी मेंटालिटी किस तरीके की है, वैसे ही ऑनलाइन जो हम चीज़ें करते हैं वो हमारी एक क्लोनिंग कर रहा है। तो हमें थोड़ा अवेयर होना है, हम जिस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं उसको, बिजनेस पर्पस हो गया या नहीं, तो आजकल लोग कुछ भी चीज़ें, कुछ भी सर्च करना है तो जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं और सब चीज़ों में यूज़ करके ये कर रहे हैं। तो आपको एक लिमिटेशन रखना है उस चीज़ में, क्योंकि अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो बहुत ही सेफली यूज़ करना है, और उसके लिए और कोई ऐसा अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि हम उस चीज़ से बच सके या नहीं बच सके। हम जो इनपुट देंगे वो इसका आउटपुट देगा, पर हम जो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक लिमिटेशन में देंगे, तो वो कितना ही क्या गैदर कर पाएगा। राइट। ये बहुत सारे सवाल मैंने आपको पूछ लिए कि रिलेटेड टू कॉमन मैन, रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। अब कोई आदमी, अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, कोई आदमी अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसको क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? जी देखिए, ये फील्ड आईटी रिलेटेड है ऑफ कोर्स, तो आप अगर आईटी बैकग्राउंड से हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं भी हो तो इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स आते हैं, कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, और जैसे सैंस हो गया, ईसी काउंसिल हो गया, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देता है। और कुछ हो गया ऐसे कि जो आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं एरिया वाइज हर जगह, तो आपको देखना है कि कौन एथिकल हैकिंग, साइबर फॉरेंसिक, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मल्टीपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ऐसे मल्टीपल कोर्सेस हैं। और इस फील्ड में अलग अलग ये है, ना कि जैसे हम इन्वेस्टिगेशन में कोई ट्रेनिंग में है, कोई कॉर्पोरेट्स के लिए है पेनिट्रेशन टेस्टर है, कोई फॉरेंसिक में है, तो इसमें अलग अलग फील्ड है, बहुत सारा फील्ड है। कोई डेटा सिक्योरिटी में है, कोई वेब सिक्योरिटी में है, कोई एप्लीकेशन सिक्योरिटी में है। आपको चूज करना है आपकी एक्सपर्टीज किस में है। आप जब जिस फेज से जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, कोई साइबर लॉ में है, लॉयर के इसमें है, वो भी जा सकता है। तो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये फील्ड में। तो आप, और मेन इस चीज़ में है कि आपकी एक्सपर्टीज कितनी है उसके ऊपर है। सी थियोरी समथिंग कि चलो ठीक है, बट लोगों को आजकल प्रैक्टिकल चाहिए कि मेरा काम कैसे हो रहा है, मेरी सिक्योरिटी कितनी लेवल पे है। अब कोई आपको हायर कर रहा है तो उसका जो काम है वो प्रैक्टिकल लेवल पे एकदम सक्सेस होना चाहिए। बाकी तो हर एक इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से सिखाता है। तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने बताए हैं, तो इसमें जब वो बेसिक लेवल पे, और जो बिगनर है वो, उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे LMS प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आप फ्री कोर्स अप्लाई कर सकते हो एज ए बिगनर। उसके बाद अगर आपने स्टडी किया और आपको लग रहा है कि आगे आपको इसमें एडवांस लेवल में जाना है, तो आप रिसर्च करके आपके नियर बाय एरिया में कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ से आपको अच्छे नॉलेज मिल सकते हैं, आप वहाँ पे फिर एनरोल करके आगे स्टडीज़ कर सकते हो इस चीज़ में। ग्रेट। मतलब इन सब चीज़ों की स्टडीज़ करके अपनी एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रख के आप आगे जा सकते हैं, वो बेटर, सबसे बेटर ऑप्शन है। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस तो इसमें हर एक स्टेप में है। स्टिल जो चैलेंजेस की कई बार माथा पकड़ना पड़ता है ना, अरे यार ऐसा। देखिए अभी जैसे कि अब जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी बहुत स्मार्ट है, तो वो
जैसे एआई का यूज़ करके या जो वीपीएन यूज़ करके जो अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी को ही हाइड कर लेते हैं, जहाँ पे कोई चांसेस नहीं होता कि उनको ट्रेस बैक किया जाए। ऐसे बहुत जो अब वीओआईपी कॉलिंग यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर आईपी, तो वो सब जब ऐसे कोई केसेस आते हैं तो वहाँ पे काफ़ी चैलेंज हो जाता है कि इनको ट्रेस कैसे किया जाए। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेलीग्राम हो गए, कुछ ऐसे जैसे डार्क वेब हमने सुना है, टेलीग्राम एक उसका छोटा ये बन चुका है कि टेलीग्राम पे बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, अब डेटा सेल होता है बहुत सारा, तो उसको ट्रेस बैक करना, ट्रेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है काफ़ी, क्योंकि जितना वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस अब हाँ, पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि कोई सिम यूज़ हो रहा है, बैंक अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट है। अब जो भी यूज़ हो रहा है सब वर्चुअल हो रहा है, सब वर्चुअल हो रहा है। उसमें भी कोई फुटप्रिंट जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी उनकी ओरिजिनेटेड डिटेल्स नहीं मिल रही हैं, तो थोड़ा टास्क है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होती है जिसके थ्रू मिल जाते हैं। हाँ, तो अभी ये जैसे एनफोर्समेंट एजेंसीज रहेगी, पुलिस है, साइबर पुलिस है, वो लोग आपको क्या देख के हायर करते हैं? एक्सपर्टीज देखते हैं कि देखिए जैसे कि डिपार्टमेंट है कोई भी स्टेट का है, चाहे महाराष्ट्र हो या XYZ स्टेट हो, तो इनके पास साइबर सेल है, इनके पास टीम है, सब कुछ है, पर हम डेडिकेटेड इस चीज़ में काम करते हैं, जैसे कि हम अप टू डेट रहते हैं इस चीज़ में, जो सिनेरियो हो रहा है आईटी वर्ल्ड में, और किस तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं, किस तरीके से फ्रॉड्स आ रहे हैं, कैसे इसको टैकल करना है, फास्ट प्रोसेस कैसे करना है, पहली चीज़ तो ये सबसे, क्योंकि जब डिपार्टमेंट अप्रोच करता है किसी भी, जैसे व्हाट्सएप से वो डेटा मंगाने की कोशिश कर रहा है, टेलीग्राम को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, एज़ पर लॉ जो भी नोटिस देखे वो जब मंगाते हैं, वो जो ड्यूरेशन गैप है उसमें अगर हमारे जैसा एक्सपर्ट अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले, तो ये जो टाइम है वो आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हो और आइडेंटिफाई करने में कल्प्रिट को काफ़ी हेल्प होता है। राइट, आपके एक्सपर्टीज़, आपके एक्सपीरियंस को देख के वो लोग आपको हायर करते हैं। राइट, बहुत सारी बातें हुई। मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है कि शायद बहुत लंबी बातें भी हो सकती हैं, बट बहुत अच्छा लगा, और आपका एक्सपीरियंस शायद बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मदद करेगा। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।